नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके, नतीजा आ चुका, लेकिन विवाद बरकरार हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का नतीजा आते ही मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम के चलते बीजेपी के वोट बढ़ गए। इस बयान पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला थमता उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती के बयान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी ईवीएम से छेड़खानी की आशंका जाहिर की। इसके बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर बयानों का सिलसिला शुरू हो गया। बीजेपी ने इसे विपक्ष की बौखलाहट करार दिया, तो वहीं विपक्ष ने मामले की जांच की मांग की। इसके बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ईवीएम से किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं हुई है और ना ही हो सकती है, और मौजूदा हालात में यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कि ईवीएम दरअसल कैसे काम करती है, दुनिया में कहां-कहां इसका इस्तेमाल होता है और क्या वाकई में इससे छेड़खानी मुमकिन है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। जी हां, तो 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर बहस छिड़ गई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगाया है, तो उस पर राजनीति गरमाई हुई है। कई पार्टियों ने कहा है कि आरोप की जांच होनी चाहिए, तो वहीं बीजेपी ने इसे विपक्ष की बौखलाहट करार दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे जाहिर होने के ठीक बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने ईवीएम टेम्परिंग का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि मौजूदा चुनाव में ईवीएम से बीजेपी को फायदा मिला है। वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए। मामला यही नहीं रुका। पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के बाद जब अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी ईवीएम टेम्परिंग का मामला उठाया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई मतदान केंद्रों पर उन्हें कार्यकर्ताओं की संख्या से भी कम वोट मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 20 से 25% वोट अकाली दल को ट्रांसफर कराए गए। केजरीवाल ने ईवीएम टेम्परिंग को लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया। लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ईवीएम्स आर वल्नरेबल एंड प्रोन टू टेम्परिंग। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसका मतलब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चीज कौन है? तो अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है तो फिर तो जनतंत्र ही नहीं बचता, फिर तो भारतीय जनतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है। फिर तो ईवीएम टेम्पर कराएगी जो भी रूलिंग पार्टी है और अपने डिसाइड कर लेगी किसको जिताना है। दो पार्टियों की तरफ से लगे आरोप के बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने मामले की जांच की मांग की। कांग्रेस ने कहा कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को ईवीएम पर शक है तो चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। सीपीएम, आरजेडी और जेडीयू ने भी जांच के पक्ष में सहमति जताई। कायदे से जब आरोप लगा है, जब शंका व्यक्त की है, तो चुनाव आयोग को कोई न कोई जांच करा के उसको रूल आउट करना चाहिए था, ताकि हमेशा हमेशा के लिए संशय की स्थिति खत्म हो। हमने बहुत इस मामले को, चंद्रबाबू नायडू थे, अडवाणी जी थे, इस सवाल को काफ़ी उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उसके साथ एक कंफर्म होना चाहिए कि जिसने वोट डाला है वो एक चिट निकलना चाहिए, एक पेपर निकलना चाहिए। पेपर ट्रेल भी रखिए ताकि लोगों को भरोसा हो कि जिनको दिया वो कागज पे देखे वो वोट वहीं पर पड़ा और वो जमा करिए, मतलब किसी बक्से में। अगर जरूरत पड़ी रिकाउंटिंग को, वो कागज के ऊपर रिकाउंटिंग हो। ये कई मुल्कों में है। ईवीएम मतलब वोट दे रहा किसी को, वोट निकल रहा है किसी को। इतना अंतर, इतना जो कमिटेड वोट था मायावती का, मुलायम सिंह यादव जी का, और जो समीकरण है, तो ये अंतर कैसे आया? वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। आयोग ने ईवीएम की व्यवस्था को पारदर्शी करार दिया। दूसरी तरफ चुनाव में भारी जीत दर्ज करने वाली बीजेपी ने इसे विपक्ष की बौखलाहट करार दिया। बीजेपी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को ईवीएम पर सवाल उठाने के बदले
जनादेश स्वीकार करना चाहिए। उनको हार को विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। ये वंशवाद, ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार, ये सब राजनीति समाप्त हो रही है। जितना जल्दी लोग उसको स्वीकार करेंगे उनका भी भला होगा, देश का भला होगा। 2007 में जब उनके पक्ष में परिणाम आया तो ईवीएम मशीन सही थी, और 2017 में जब उनके खिलाफ परिणाम आया तो ईवीएम मशीन खराब हो गई। हार की हताशा में, बौखलाहट में, खिसियाहट में इस प्रकार के बयान बहन मायावती जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के भीतर कई नेताओं की राय इस पर अलग अलग दिखी, लेकिन आधिकारिक तौर पर विपक्षी पार्टियों ने मामले की जांच की जोर शोर से मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ईवीएम के आने से पहले पेपर बैलेट से चुनाव होते थे। ये प्रक्रिया लंबी होने के चलते मतदान से लेकर नतीजों में काफी वक्त लग जाता था। लिहाजा ईवीएम मशीनों ने हाथों हाथ जगह ले ली। लेकिन ईवीएम मशीन काम कैसे करती है, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। ये वो दौर था जब पेपर बैलेट से चुनाव हुआ करते थे, लेकिन इसमें पर्चों की छपाई, उनके रखरखाव और ट्रांसपोर्टेशन में भारी लागत आती थी। यही नहीं, पेपर बैलेट को सुरक्षित तरीके से रखने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। चुनाव आयोग की पहल पर ईवीएम मशीनें आईं और धीरे धीरे हर चुनाव प्रक्रिया में मशीनों का इस्तेमाल होने लगा। दरअसल ईवीएम 2 यूनिटों से मिलकर बनी है। पहली है कंट्रोल यूनिट और दूसरी है बैलेटिंग यूनिट। दोनों यूनिट 5 मीटर केबल से जुड़ी होती हैं। कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास होती है, जबकि बैलेटिंग यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखी होती है। बैलेट पेपर जारी करने के बजाय मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाता है। जैसे ही ये बटन दबता है, मतदाता अपने वोट डालने के लिए सक्षम हो जाता है। इसके बाद मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के सामने वाला नीला बटन दबाकर अपना मत डाल सकता है। ईवीएम जो है इसमें देयर आर 2 यूनिट्स, वन इज बैलेटिंग यूनिट एंड द अदर इज कंट्रोलिंग यूनिट। जो कंट्रोलिंग यूनिट जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पास होता है पोलिंग बूथ पर। जो दूसरा बैलेटिंग यूनिट है जहां प्रेस करते हैं, जो कवर्ड एरिया होता है कैबिन टाइप का। कंट्रोल यूनिट को ईवीएम का दिमाग कहा जाता है। बैलेटिंग यूनिट तभी ऑन होती है जब चुनाव अधिकारी कंट्रोल यूनिट के बैलेट बटन को दबाता है। इसके अलावा ईवीएम 6 वोल्ट की एक अल्कलाइन बैटरी से चलती है और उन हिस्सों में भी काम कर सकती है जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। ईवीएम की कुछ और खासियतों की बात करें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 3840 मत दर्ज किए जा सकते हैं। ईवीएम ज्यादा से ज्यादा 64 प्रत्याशियों के लिए काम कर सकती है। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 प्रत्याशियों के लिए जगह होती है, और अगर उम्मीदवारों की तादाद 16 से ज्यादा हो तो पहली बैलेटिंग यूनिट के साथ एक दूसरी बैलेटिंग यूनिट को जोड़ा जा सकता है। अगर प्रत्याशी 32 से भी ज्यादा हो तो 64 प्रत्याशियों तक ज्यादा से ज्यादा 4 यूनिट लगाई जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो जाएं, तो निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में मतपेटी और मतपत्र के जरिए मतदान होगा। By the companies, respective companies. See, the date and exact time of voting of any voter, that is recorded in the EVM, and afterwards it can be decoded also. किसी बूथ पर अगर ईवीएम मशीन खराब हो जाती है तो मतदान अधिकारी नई मशीन जारी कर सकता है। उस केंद्र पर ईवीएम के खराब होने के चरण तक दर्ज वोट कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में सुरक्षित रहेंगे और ईवीएम के खराब होने के बाद से मतदान प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में परिणाम 10 साल से भी ज्यादा वक्त तक दर्ज रह सकता है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर तमाम आरोप लगते रहे हैं। ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि चुनाव आयोग अभी भी दावा कर रहा है कि वोटिंग मशीनें पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर शुरुआत से ही शंकाएं जाहिर की जाती रही हैं। ये भी चलन रहा है कि सत्ताधारी दल बदलते ही समर्थक इसके विरोध में आ जाते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव, डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी और एस कल्याण रमन इसके विरोध में किताब लिख चुके हैं। 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी ने ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साथ ही जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश समझाने की कोशिश की थी। कहीं भी नहीं हो सकता है,
दूसरा इन लोग ऐसे दे आर अटेम्प्टिंग, इन लोग सारा ही अटेम्प्ट करने, जो हार जाते हैं इलेक्शंस में वही ये कहते हैं, और ये सभी का है, फिर बाद में वही पार्टी जीते हैं। फॉर फर्स्ट टाइम जयललिता हैज डन इट, देन शी वन विद अ थंपिंग मेजॉरिटी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। Similarly, Amarendra Singh, he also came to the election commission with a machine, and with his prepared by some company somewhere with some foreigner, whatever it is there. Then the election commission said, "You tamper our machine. Here is the machine." तकनीकी विशेषज्ञों का दावा है कि मशीनों को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल मशीन में हर बार वोट रजिस्टर होने के साथ डाटा एक माइक्रोचिप में स्टोर हो जाता है। इस सूचना में कोई बदलाव करने के लिए सॉफ्टवेयर या माइक्रोचिप से छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन चुनाव आयोग का साफ कहना है कि ये संभव नहीं है। आयोग का दावा है कि माइक्रोचिप आयात के तुरंत बाद सील बंद की जाती है, इसे खोला नहीं जा सकता और चिप को क्षतिग्रस्त किए बिना इसके प्रोग्राम को रीराइट नहीं किया जा सकता। माइक्रो कंट्रोलर चिप कहा जाता है। माइक्रो जो चिप जो इसका अंदर होता है, दैट इज इट इज नॉट रीडेबल, इट कांट बी रेड एंड इट कैन नॉट बी रीरिटन। जो इसमें जो लिखा हुआ चिप में जो है, that is the final this one. It can't be changed by anybody, by any system. Then software code in the chip, that also it cannot be read out. That is also is there. और ये microchip वाला, I'm sorry, microchip वाला it can be programmable only once. इसको एक ही दफा प्रोग्राम कर सकता है, उसको बदल नहीं सकता है। वैसे ही सॉफ्टवेयर कोड भी ऐसे ही है, it cannot be rewritten. चुनाव आयोग का कहना है कि न सिर्फ मशीन बल्कि वोटिंग में भी पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाती है। मतदान शुरू होने से पहले पीठासीन अधिकारी वहां मौजूद सभी मतदान एजेंट के सामने दिखाता है कि मशीन में पहले से ही दर्ज किए गए छिपे हुए वोट नहीं हैं। इसके बाद मॉक पोल का संचालन भी किया जाता है ताकि मशीन को लेकर शंका खत्म हो जाए। पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान से पहले मॉक पोल की वोट हटाने के लिए सबके सामने क्लियर का बटन दबाता है। Nagpur bench, you know what they have taken the petitioner. He filed an election petition. He took some experts in the electronics to say about this, that the EVMs can be tampered with. After seeing the EVMs of the election commission in the court, those experts they said yes, this cannot be tampered with. चुनाव आयोग के मुताबिक बैलेटिंग यूनिट का एक विशेष बटन दबाते ही वोट दर्ज हो जाता है और मशीन लॉक हो जाती है। इसके बावजूद मई 2010 में अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि उनके पास भारत की ईवीएम को हैक करने की तकनीक है। शोधकर्ताओं का दावा है कि मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज के जरिए मशीन परिणामों में बदलाव किया जा सकता है। ईवीएम की सिक्योरिटी पर नजर रखने वाली तकनीकी विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मशीनों को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए वोटिंग मशीन में पेपर ट्रेल और वोटिंग रसीद देने की मांग उठती रही है। अनु दीवान के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और बातें होंगी। राज्यसभा में उठा किसानों का मुद्दा, गेहूं के आयात पर सवाल, किसानों को उचित दाम की मांग, विपक्ष ने उठाया मुद्दा। देखिए पहली खबर, आयात पर सवाल, रात 8 बजे। नेहरू कप बोट रेस केरल के अलापुया में हर साल आयोजित होती है ये नौका दौड़, जिसमें शामिल होती है करीब 100 फीट लंबी सर्प आकृति की सजी धजी दर्जन भर नौकाएं। हर नौका पर सवार होते हैं 100 चप्पू चालक, 4 नाविक और 25 गायक। 1 किलोमीटर की इस नौका दौड़ को देखने के लिए हर साल जुटते हैं लाखों देशी विदेशी दर्शक।
देश में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में हुआ। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और इस्तेमाल लगातार बढ़ रहे हैं। आइए नजर डाल लेते हैं ईवीएम के अब तक के सफर पर। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के विकास और निर्माण की जिम्मेदारी सरकारी उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के पास है। इन दोनों कंपनियों के चुनाव से पहले काफी लंबे अरसे तक देश में इनकी व्यापक जांच हुई, फील्ड ट्रायल भी हुए, तकनीक में कई बार बदलाव हुए। ईवीएम के इस्तेमाल के पीछे तर्क दिया गया कि इनके जरिए मत पत्रों की छपाई में लगने वाले कागज, मुद्रण, परिवहन, भंडारण और वितरण की लागत में कमी आएगी। पारंपरिक पेपर वोटिंग के मुकाबले वोटिंग की रफ्तार तेज होगी, वोटों की गिनती में कम वक्त लगेगा। इसके अलावा ईवीएम के जरिए किए गए मतदान में कोई अमान्य नहीं होगा। The EVMs in India, they are the best, no doubt, and Nepal is using the EVMs, and Sri Lanka, and I think now Bangladesh is also trying to use this thing. मई 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल हुआ। 1983 के बाद इन मशीनों को बंद कर दिया गया। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जिसमें कहा गया कि चुनाव में वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को पहले वैधानिक रूप दिया जाए। दिसंबर 1988 में संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर नई धारा 61A जोड़ी। इसके जरिए आयोग को वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया। ये संशोधन 15 मार्च 1989 से लागू हुआ। फरवरी 1990 में चुनाव सुधार को लेकर एक समिति का गठन किया गया। इसमें तमाम मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाया गया। सरकार ने ईवीएम के इस्तेमाल से जुड़े विषय विचार के लिए इस समिति को भेजे। फर्स्ट टाइम 1982 में हुआ है, केरला में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2002, 2003 बहुत जगह में हुआ है। और ये मैटर जो है ना कोर्ट्स में भी बहुत दफा गया हुआ है। पहला केरला में गया तो वो इसलिए अपहोल्ड किया उसको क्योंकि कानून में चेंज नहीं किया था उन लोगों उस टाइम में। कानून की जरूरी करके सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, देन उसको कानून को बदल दिया गया है। उसके बाद जो है ना रेगुलरली 1980, 1990 रेगुलर यूज होता रहा। कुछ केसेस भी हुआ है। अन्ना डीएमके वेंट टू द कोर्ट फर्स्ट। इसके बाद भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसमें रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन के प्रोफेसर एस संपत के अलावा प्रोफेसर पीवी इंद्रेशन और डॉक्टर सी राव कसरवाड़ा को सदस्य बनाया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये मशीनें छेड़छाड़ मुक्त हैं। इसके बाद 24 नवंबर 1992 को विधि और न्याय मंत्रालय के चुनाव कानून 1961 में आवश्यक संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई। हालांकि इसके बाद भी आयोग ने नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वास्तविक इस्तेमाल करने से पहले एक बार फिर तकनीकी विशेषज्ञों की समिति का गठन किया। इसमें पीवी इंद्रेशन, प्रोफेसर डीटी साहनी और प्रोफेसर ए.के. अग्रवाल को सदस्य बनाया गया। नवंबर 2010 में आयोग ने समिति का दायरा बढ़ाकर इसमें 2 और विशेषज्ञों प्रोफेसर डी.के. शर्मा और प्रोफेसर रजत मूना को भी शामिल किया। डेवलप होते गए है ना, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत हो गया, तो इलेक्शन कमीशन दे थॉट दैट लेट अस हैव अ कमिटी फॉर दैट। टेक्निकल कमिटी एक अपॉइंट किया जिसमें 3 प्रोफेसर्स, प्रोफेसर Indrasen, and then Sahani, one Dr. Sahani, and another one is Agarwala of IIT Delhi. They were there. Then there were another 2 were added, that is Rajit Mona from Kanpur IIT and Dinesh K. Sharma of IIT Mumbai. नवंबर 1998 के बाद से हुए सभी आम चुनाव और उपचुनाव में पेपर वोटिंग का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। तब से हर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन इलाके में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2004 के आम चुनाव में देश के सभी मतदान केंद्रों पर 10.75 लाख ईवीएम इस्तेमाल किए गए। इसके साथ ही देश ई लोकतंत्र में परिवर्तित हो गया। तब से सभी चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनु दीवान के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। वैसे दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए मतदान होता है।
भारत इन चुनिंदा देशों की सूची में शुमार है और यहां 2004 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक विधानसभा और लोकसभा के सारे चुनाव ईवीएम से ही कराए गए। आइए एक नजर डालते हैं उन मुल्कों पर जहां ईवीएम का इस्तेमाल होता है और जहां इस पर प्रतिबंध लग चुका है। दुनिया के कई मुल्कों में वोटिंग के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है। भारत में 1982 में पहली बार इसके जरिए वोटिंग हुई। 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। चुनाव आयोग से प्रभावित होकर भूटान ने भी भारत से ईवीएम की मांग की, तो भारतीय ईवीएम की मदद से भूटान में पहली बार चुनाव हुए। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार 1995 में ईवीएम के जरिए मतदान हुआ। बेल्जियम ने इस व्यवस्था को 1991 में अपनाया, तो वहीं ब्राजील ने 1996 में पहली बार चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया। फ्रांस में 2007 में इसकी शुरुआत हुई। वहीं कजाकिस्तान, नॉर्वे से लेकर फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, रोमानिया और स्विट्जरलैंड में भी बीते 1.5 दशकों से वोटिंग में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने ईवीएम की व्यवस्था को नकार दिया। जर्मनी ने इसे चुनाव के लिए अनुपयुक्त करार दिया। इसी तरह से नीदरलैंड्स ने इसे अपारदर्शी मानते हुए 2008 में इस पर पाबंदी लगा दी। आयरलैंड ने पहले ईवीएम का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन करोड़ों पाउंड खर्च करने के बाद ईवीएम व्यवस्था लागू नहीं की। इंग्लैंड ने पायलट इस्तेमाल किया, लेकिन बड़े पैमाने पर ईवीएम का इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ। बीते साल यूके पार्लियामेंट ने कहा कि हाल फिलहाल ईवीएम के जरिए वोटिंग का वहाँ कोई इरादा नहीं है। फ्रांस ने 2007 के चुनाव के बाद इससे दूरी बना ली। इटली ने 2006 में पायलट इस्तेमाल करने के बाद वापस पेपर बैलेट के जरिए वोटिंग को चुना। ज्यादातर देशों ने ईवीएम पर पाबंदी के पीछे इसके अपारदर्शी होने, गड़बड़ी की आशंका और खर्च को वजह बताया। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये था आज का विशेष। नमस्कार।